हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परिवर्ती बल द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी हेडिंग होने वाली है कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो हेडिंग हमारी है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। इसको हम लिखेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स यानी कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो परिवर्ती बल की बात कर रहा है वो आपका बल जो होगा वो होगा या तो Fx यानी x का फंक्शन होगा। अब थोड़ा समझिएगा, ठीक है, या यहीं पर ये t का फंक्शन होगा। अब या तो x का फंक्शन होगा या तो t का फंक्शन होगा। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट ये था जिसका मास m यानी कि द्रव्यमान m है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक परिवर्ती बल यानी कि F लगाकर इसे यहाँ से, सपोज कर लीजिए यहाँ से x डिस्प्लेस किया गया, x मीटर डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित किया गया। उसके बाद क्या करते हैं, वही परिवर्ती बल लगाकर इसे थोड़ा सा और डिस्प्लेस करते हैं, एकदम थोड़ा सा, और इस डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को अपन ले लेते हैं dx। थोड़े से को अपन या तो डेल्टा x लिखेंगे या यहाँ पर dx लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया छोटा सा विस्थापन, तो ये हो गया। अब हमसे ये जानना चाहता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य किया गया। तो देखिए, विस्थापन थोड़ा सा है तो जो कार्य किया जाएगा वो भी थोड़ा सा, यानी कि dw। कितना कार्य किया जाएगा, dw के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे dw इज इक्वल्स टू बल कितना है, F है, लिखेंगे डॉट विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम डॉट हटाएं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि f dx cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए, बल इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर ही है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी और cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर अभी समझिएगा, तो dw बराबर आपका आ गया f dx। ठीक है, ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मान लीजिए कि ये बिंदु A था और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ा, यानी कि बिंदु B तक। तो हम कहेंगे कि A बिंदु से बिंदु B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए, ये एक तरीका होता है ना, एक तरीका होता है, बस इसे आप समझिए। देखिए, अगर A से B तक पूरा वर्क डन, पूरा कार्य निकालना पड़े तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। हम ये बोलेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू f dx। हम ये लिखेंगे। देखिए, यहाँ की बात करें तो जब कोई पार्टिकल यानी कि कोई पिंड जो था यहाँ पर था तो कार्य 0 किया गया, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचा है तो हम बोलेंगे कि कार्य w किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब ये पिंड A पर था, यानी कि A पर था, तो कार्य कितना था, 0। लेकिन जब B पर पहुँचा है तो कार्य कितना, B पर पहुँचा है तो कार्य कितना हो गया है, W हो गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाएगा। ये आपका बस एक हम समझाएं कि अगर वेरिएबल फोर्स है
वेरिएबल फोर्स है यानी कि परिवर्ती बल है, तो उसके द्वारा कार्य कैसे किया जाएगा, ये बस थोड़ा सा हम आपको समझाएं हैं। ठीक है, अब हम इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए, ये है और ये कोई कण है, कोई पिंड है, जिसका द्रव्यमान हम ले लेते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इसके ऊपर एक बल लगाया जा रहा है F, जो है x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसके बाद ये पिंड यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये A बिंदु पर था, A से ये B बिंदु यानी कि B पॉइंट पर पहुँचा है। ठीक है, और ए को हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 5, इतना मीटर, यानी कि हम बोलें कि 0 से 5 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जैसा ये है वैसे ही रख दीजिए। आप लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 से w, ये इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखेंगे f dx, यहाँ पर ये कितना है 0 और ये कितना है 5। यहाँ पर देखिए, ये जो x है ना, इसी के हिसाब से रखा जाता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी समझते हैं। f की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो f की जगह क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर dx ये रखेंगे और ये 0 से 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए dw का इंटीग्रेशन जो होता है, अब उसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। आप यहाँ पर बोलेंगे कि जो dw का इंटीग्रेशन होता है वो होता है w, क्या होता है w, लिमिट है 0 से w, तो यहाँ पर लगा देंगे 0 से w। बात समझ में आ रही है। तो इसको इंटीग्रेट करिए तो ये आएगा w। देखिए, ये पीछे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नया नया है, ये होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ये लिमिट रखेंगे तो यहाँ से 0 से 5, ये 0 लोअर लिमिट यहाँ रखते हैं और अपर लिमिट यहाँ रखते हैं, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, w के प्लेस पे w, फिर माइनस होता है w के प्लेस पे 0 बराबर x की पावर 3 है, अरे ये होगा ना, तो x की जगह 5 रखिए, तो 5 की पावर 3 बटे में 2, 1 कितना होगा 3, माइनस यहाँ पर x के प्लेस पे 0, तो 0 की पावर 3 अपॉन 3 ये रखेंगे। अब देखिए, ये आएगा 125 बटे में 3, कितना आएगा 125 बटे में 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 125 बटे में 3 जूल के बराबर, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ये बोला जाएगा कि यहाँ से इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा, इस परिवर्ती बल के द्वारा पिंड को A से B बिंदु तक ले जाने में 125 बटे में 3 जूल कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन है, उसको हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, आप उसे सॉल्व कर लेना, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस उसे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आपने शुरुआती चैप्टर पढ़ा हो, जो ये बेसिक मैथ करके एक चैप्टर था, अगर बेसिक मैथ आपने देखा हो तो उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। मतलब 11th क्लास का पहला चैप्टर जो हमारे अनुसार है, ठीक है, हमारे हिसाब से जो पहला चैप्टर है उसके अंदर ये सारी बातें सिखाई गई हैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर पता चलता है। ठीक है, एक हम अभी क्वेश्चन लिखेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे बोर्ड पे, आप उसे देख लीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है उसे देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, बोर्ड पे देख सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कण बल F इज इक्वल्स टू, ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक बल है F इज इक्वल्स टू 5 - 3x + 2x स्क्वायर, इतना न्यूटन बल है। ठीक है, के अधीन x अक्ष के
अनुदेश x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4 मीटर तक चलता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। आप इसी को फिर से उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। डी डब्ल्यू 0 से w रखेंगे इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 और f के प्लेस पे ये रखिए 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गया, इनटू आप dx रख दीजिए, ये हो गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 116/3 जूल के बराबर आएगा, ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। एक हम x का फंक्शन बता दिए, t का फंक्शन हम लेके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं कि अगर t का फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई मास है, द्रव्यमान का कोई पिंड है, और इसके ऊपर जो बल लगाया जा रहा है F इज इक्वल्स टू 2T, ये बल लगाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि जब ये यहाँ से चल के यानी कि A से चल के B तक आता है तो कितना कार्य किया जाएगा। T इज इक्वल्स टू 0 और ये T इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब देखिए चीज़ें वही हैं लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जब बल 2T लगाया जा रहा है, यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है। अब हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम बेसिक लेक्चर्स पे भी कर चुके हैं और यहाँ पर भी आप देखिए हम इसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे dw, यहाँ पर जब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर f के जगह आप लिखेंगे 2T और dx, तो dx ये होता ही है, ये रहने दीजिए, इंटीग्रेट करिए। जब टाइम आपका 0 था, जब टाइम आपका 0 था तो वर्क डन 0 था। जब टाइम आपका 4 सेकेंड हुआ तो वर्क डन कितना हो गया, w। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कुछ यहाँ पर करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। देखिए जब ये dx है और हमें dx नहीं चाहिए, हमें dt चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेट तभी हम कर पाएंगे, समाकलन तभी कर पाएंगे इसका जब ये dx ना हो के dt हो। तो इसको dt बनाने के लिए एक काम करिए, आप ना ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर दीजिए, dt से ऊपर गुणा और dt से नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। एक चीज़ हमें पता है कि dx बाई dt ये होता है v के बराबर, यानी कि वेग यानी कि वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। यहाँ पर आप रखेंगे ये 2t, फिर देखिए dx बाई dt क्या रखेंगे, v, और ये dt ये रखेंगे 0 से 4, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये w आएगा, ये तो आपने पीछे ही देखा था। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहीं पर सॉल्व नहीं हुआ, ये v है और v से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, v को हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ेगा, किसी चीज़ से रिमूव करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पर एक चीज़ पता है हमें कि f इज इक्वल्स टू है 2t, ये है। अच्छा f इज इक्वल्स टू होता है ma बराबर ये 2t है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 किलोग्राम, यहाँ 2a बराबर आएगा 2t, 2 से 2 गया, a बराबर आ गया t। और आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है वो होता है dv अपॉन dt, और ये बराबर आ गया है t, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको रोकते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि dv इसको इधर भेज दीजिए, बराबर आएगा t dt, यहाँ पर t और ये dt, ठीक है ना, ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया। आप दोनों तरफ क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए dv का इंटीग्रेशन v होता है, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, ठीक है, इज इक्वल्स टू t, तो इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आएगा, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए
v की जगह टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर v की जगह ये पुट कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम इसको ना इधर ही लेके आ जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि W बराबर आ गया है, ये आप लिखेंगे 2t और v के प्लेस पे टी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 और ये आपका आ गया है dt। ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये लोअर लिमिट 0 है और ये 4 है। W बराबर ये आपका आ गया टी क्यूब dt। अरे ये t है और ये टी स्क्वायर तो टी क्यूब हो जाएगा, ये 0 से 4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि ये क्या होता है 3 + 1, अरे ये अपॉन 3 + 1 और ये लिमिट लगा दीजिए 0 से 4, ये लगाएंगे इज इक्वल्स टू टी की जगह 4 रखिए तो 4 की पावर 4 अपॉन ये क्या आएगा 4 माइनस टी के प्लेस पे 0 तो 0 की पावर 4 बाई 4 ये आएगा। देखिए इसको आप 1 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। इसको आप लिख सकते हैं 4 4 4 इंटू 4 अपॉन 4 और ये तो 0 हो ही जाएगा ना, 1 0 गया और 1 4 से 4 गया, 4 चौको 16 चौको 64 जूल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे यहाँ पर कि अगर 2T बल हम लगा रहे हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर तो T इज इक्वल्स टू 0 से T इज इक्वल्स टू 4 यानी कि 4 सेकेंड तक अगर हम इसके ऊपर 2T बल लगा रहे हैं तो हमें 64 जूल कार्य करना पड़ेगा 4 सेकेंड तक, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक इसी तरीके का हम क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप इसे कर लेना, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम आप बेसिक्स को समझ जाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाता है तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ऐसा देखा नहीं है, कम से कम देखा तो है ना। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है ये कि एक पिंड है, ये 1 किलोग्राम का पिंड है, ठीक है। इसके ऊपर जो बल लगाया जा रहा है वो 2T + 1 ये बल लगाया जा रहा है और यहाँ पर ये A बिंदु है, A बिंदु से B बिंदु तक ले जाया जा रहा है और ये T इज इक्वल्स टू 0 से T इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक ये कहानी है। तो हमसे ये बोल रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W की वैल्यू बताइए A से B तक, A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आप सॉल्व करके आंसर चाहे तो कमेंट बॉक्स नीचे आप डाल देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम उसे देख लेंगे। अगर गलत होगा तो हम उसका आंसर भेज देंगे, आप फिर रीचेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन के द्वारा किस तरीके से वर्क डन यानी कि कार्य कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे तो हम यहाँ पर समझेंगे वर्क डन यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। देखिए हम लिखेंगे वर्क डन यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, यानी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके यानी अदिश गुणन का यूज़ करके हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कार्य, ये अपने को देखना है, ठीक है। देखिए इसके पहले क्या है एक चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन को समझेंगे, उसके बाद हम वर्क डन को समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है, सपोज कर लीजिए कि f जो दिया है वो f वेक्टर के फॉर्म में है और ये दिया है मान लीजिए कि fx या f1 i कैप, इस तरीके से आपको मान लीजिए दिया है
यहाँ पर, हाँ चलिए, एफ एक्स आई कैप ये दिया है, फिर एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इस तरीके से दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिया है, ये दिया है डी एक्स आई कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये आपको दिया है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, बस उसको समझना है। अगर मेरे को पूछता है कि वर्क डन बताइए, कार्य बताइए कितना होगा, तो आप लिखेंगे W इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन के रूप में है, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, हमें ओवरऑल यही कैलकुलेट करना है। लेकिन इसका तरीका क्या होगा, अलग अलग तरीके होते हैं इसमें भी सॉल्व करने के, सारे तरीकों को अपन समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए वेक्टर दिया है आपको A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये दिया है। यहीं पर बी वेक्टर की बात मान लें तो ये दिया है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये आपको दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना हो, स्थिति सदिश कैलकुलेट करना हो, तो कैसे करेंगे उसको देखिए। अगर मान लीजिए इस तरीके से कि ये बिंदु B है और ये बिंदु A है, अगर किसी कण को, किसी पार्टिकल को A से B तक लेके जाते हैं तो ये लेंथ आखिर कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा, उसे ही अपने को कैलकुलेट करना है। तो कभी भी अगर ए बी वेक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़े ना, तो आप हमेशा इसमें से इसको घटाइएगा। लेकिन लिखना कैसे है, ओ बी वेक्टर, मतलब बी में से ए घटाएंगे लेकिन आगे ओ फॉर ओरिजिन होता है। अगर आपने वेक्टर चैप्टर देखा हो, जो दूसरा चैप्टर है हमारे अनुसार, जब उसमें आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि कैसे लिखा जाता है। ए बी वेक्टर को आप बी में से ए घटाएंगे, लेकिन लिखना होता है ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, आपको ये लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो I में से I घटता है, J में से J घटता है, K में से K घटता है, आप I से J नहीं घटा सकते। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो A2 माइनस A1 लिखेंगे। तो A2 माइनस A1 आगे क्या लिख देंगे, I कैप, बीच में आपका आएगा प्लस, B2 में से B1 घटाएंगे तो B2 माइनस B1 ये आएगा J कैप प्लस C2 में से C1 घटाएंगे तो C2 माइनस C1 और ये आएगा आपका K कैप। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, वेक्टर फॉर्म में इनके बीच की दूरी मिल गई है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से समझते हुए, लेकिन इसके पहले हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम करा देते हैं और एक आप होमवर्क में कर लेना। जैसे अपने को दिया है P और P बस दे रखा है आपका 1, 2, -1 और जो आपका Q दे रखा है वो Q दे रखा है आपका 4, 5, 4 ये दे रखा है। और आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए, मान लीजिए कि ये आपका P है और ये आपका Q है, तो इनके बीच की अगर दूरी पूछता है, विस्थापन पूछता है, तो हम लिखेंगे पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, अभी वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले I लिखा जाता है, फिर J लिखा जाता है, फिर K लिखा जाता है, यानी कि ये IJK है, IJK है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से है ये। अब यहाँ पर आप समझिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आप ना इसमें से इसको घटाएंगे, पी क्यू बराबर आप 4 में से 1 घटाएंगे, लिखेंगे 4 - 1 I कैप, फिर प्लस
5 में से 2 घटाएंगे यानी कि 5 माइनस 2 जे कैप, प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो देखिए 4 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस जैसे ये -1 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे के कैप, क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। एक बार हम थोड़ा देख लें, हाँ ठीक है, के कैप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आई कैप आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 जे कैप आएगा, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5, तो ये 5 के ये आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी इसके आगे भी कुछ करना होता है, इसकी पूरी लेंथ कैलकुलेट करनी होती है, लेकिन अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है ना। इसे आप ध्यान रखिएगा, इसको हम कहीं लिख लेते हैं ना, पी क्यू को इधर ही लिख लेंगे, और चलिए ठीक है कोई नहीं, अभी रहने दीजिए, इसको हम इधर कैलकुलेट कर लेंगे। एक आपका होमवर्क है इसी से रिलेटेड, आप एक बार सॉल्व करके देखना। ए दे रखा है आपका 2, -1, -1, और जो आपका बी है वो क्या दे रखा है, -1, -1, -2 ये दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि ए बी वेक्टर बताइए क्या होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम इधर हटा के कुछ चीज़ें आपको और समझा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि परिमाण किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। परिमाण ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना, लिखेंगे मेथड टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, मेथड टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण ज्ञात करने का जो तरीका है अपन उसे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए ए बी वेक्टर जो है वो आपका दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, इस तरीके से दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परिमाण बताइए कितना होगा। ध्यान से समझिए, अगर हम परिमाण की बात करते हैं तो हम लगाते हैं मॉड। क्या लगाते हैं, मॉड, इसे बोलते हैं मॉड, ठीक है ना। ये तो हम लगाते हैं मॉड, और मॉड जैसे ही लगा देते हैं तो ये हमें देता है परिमाण। क्या देता है, परिमाण देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए इज इक्वल्स टू रूट में हम लिखते हैं आई का जो कंपोनेंट है, कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट है ए का स्क्वायर, बीच में प्लस लगाते हैं। जे का कोफिशिएंट जो है वो बी का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट सी है ना, तो सी का स्क्वायर, और ये निकल के आ गया मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। क्या निकल के आ गया, परिमाण। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से दिया है और उसके परिमाण यानी कि लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पी क्यू लंबाई की बात करता है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं वो देखिए, हम लिखेंगे पी क्यू का मॉड, पी क्यू वेक्टर का मॉड बराबर रूट यहाँ पे लगाएंगे। आई का क्या है कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट है 5, तो 5 का स्क्वायर, बराबर ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 9 9 18, 18 और 25, 18 25, ये आएगा 3 4 43, तो ये आएगा रूट 43, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर कुछ होमवर्क दे देते हैं, ज़रा आप ट्राई करके देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हो जाएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसे आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखिए,
यहाँ पर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। होमवर्क है आपका, 2 होमवर्क है। पहला देखिए, अच्छा इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका भी मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकाल लीजिएगा, और ये होमवर्क है, इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि जो ए बी वेक्टर है ना, वो है आपका आई कैप -3j कैप +2k कैप, ये दे रखा है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप +6j कैप -7k कैप, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब करेंगे ना, तो रूट में जब ये 7 है ना, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है। और ये -7 है तो -7 का स्क्वायर करेंगे, केवल 7 का स्क्वायर नहीं करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आ रही है? हो गया ना। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताने का मतलब है कि आगे जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है ना, वो इन्हीं सब पे है। तो अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आती है तो आप इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छा आसानी से कर सकते हैं, अगर इस तरीके का आता है तो, ठीक है। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बताया जा रहा है। आपने देखा होगा अगर शुरुआत में, तो शुरू वाले चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। यहाँ पर बताने का कारण बस ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा होगा। तो जब आपने उसको पढ़ा ही नहीं, उसका देखा ही नहीं है, तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसीलिए आपको अगर थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर के बारे में पता होगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट को बोला जाता है अदिश गुणन, ये बोला जाता है। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर जो हम निकालने जा रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से देखिए। मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, इसको हम ए वेक्टर ले लेते हैं। यहीं से ये एक वेक्टर है जिसे हम बी वेक्टर ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का कोण यानी कि एंगल थीटा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो थीटा है ना, वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आपने पीछे ही देखा है कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो यहाँ से आपका आता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और इंटू कॉस थीटा आपका ये आ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इनके बीच का ए वेक्टर दिया हो, बी वेक्टर दिया हो और इनके बीच का कोण पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोण पूछता है तो यहाँ पर कॉस थीटा आप ले लीजिए बराबर, इसको ना इसके नीचे भेज दीजिए, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, आप ये कर देंगे। इस तरीके से आपका कोण भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसको याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ पर हम डॉट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, अच्छा इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। देखिए, एक तो होता है वर्क डन कैलकुलेट करने में, यानी कि कार्य निकालने में। कार्य बराबर होता है, यहाँ पर लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी कि एफ डॉट डी आप ये लिखेंगे अगर डॉट इसके फॉर्म में लिखते हैं तो। दूसरे की बात करते हैं तो पावर, आगे पढ़ने वाले हैं शक्ति के बारे में, पावर यानी कि शक्ति, इसके बारे में। तो देखिए ये होता है आपका एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एक और चीज़ होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आप 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई बराबर होता है वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है।
तो इन जगहों पे हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हम ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करेंगे, हम एक दो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट देखिए, अगर मेरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है तो इसको मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। सेकेंड की बात करें तो जैसे लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए का बी में गुणा कर दिया, ए का सी में, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें, उनको भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ बातें हैं जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं। खैर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए जितनी चीज़ें अभी हम बता रहे हैं इनको केवल एक तरीके से मानिए, केवल हम आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको होंगी वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाए, बस हम इसीलिए ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम आगे की कहानी समझते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे अगर हमें आई कैप डॉट आई ये दे देता है तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम जे डॉट जे की बात करें तो जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 होती है। के डॉट के की बात करें तो के डॉट के की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर बात कर लें आई डॉट जे की, तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 होती है। जे डॉट के की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू भी 0 होती है। के डॉट आई की बात करें तो के डॉट आई की वैल्यू भी के डॉट आई की वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहीं पर अब हम इसी के हिसाब से हम कुछ काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इसे सॉल्व करना है। ये बातें आप याद रखिएगा कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, एक वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है आपका a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ये दे रखा है। अगर हम यहीं पर b वेक्टर की बात करें तो b वेक्टर आपका दे रखा है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, ये दे रखा है। मेरे से पूछता है यहाँ पर कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। a1 का a2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 देखिए आएगा आई डॉट आई, a1 का a2 में गुणा करेंगे, आई डॉट आई भी करेंगे, बीच में डॉट है तो आई डॉट आई कितना होगा 1, तो a1 a2 ये आ जाएगा। अब प्लस की बात करें, a1 का b2 में मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 आएगा, लेकिन i डॉट जे क्या होगा 0, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 प्लस a1 का c2 में करेंगे तो a1 c2, लेकिन i डॉट के भी क्या होगा, i डॉट के भी क्या होगा, अरे k डॉट आई या i डॉट के, इसकी वैल्यू भी 0, ये आ जाएगा प्लस b1 का a2 में मल्टीप्लाई करेंगे b1 a2, लेकिन j डॉट आई की वैल्यू क्या है, j डॉट आई की वैल्यू क्या होगी 0, ये हो जाएगा प्लस b1 का b2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2 ये आएगा और j डॉट जे क्या होगा 1 होता है, ये रहेगा। इसी तरीके से आगे भी करते जाएंगे तो 0 आता जाएगा, लेकिन जब C1 का C2 में, देखिए C1 का A2 में करेंगे तब भी 0 क्योंकि K डॉट आई, C1 का B2 में करेंगे तब भी 0 क्योंकि K डॉट जे या J डॉट के 0, C1 का C2 में करेंगे तो आगे प्लस लिख दीजिए C1 C2,
आगे के डॉट के क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये आएगा। तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जब भी डॉट पूछे ना, आप कुछ मत करिए, आप इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, इसे भी हटा देते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। ए वेक्टर आपका दे रखा है यहाँ पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप ये दे रखा है। बी वेक्टर की अगर बात करें तो बी वेक्टर आपका दे रखा है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप ये आपका दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे को कैलकुलेट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आएगा, देखिए आप 2 3 जा 6 i डॉट i 1 होगा, तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, इसके आगे 1 है तो 3 1 जा 3, j डॉट j क्या होगा 1 प्लस 2 4 जा 8 और k डॉट k क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 8 आएगा, 6 3 9 8 17, तो ये 17 आएगा। ठीक है, तो 17 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से अगर एक चीज़ और पूछता है कि थीटा कैसे निकलेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हमसे ये अगर पूछ देता है कि जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनके बीच का कोण कितना होगा, अगर इसकी बात करता है तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसे आप देख लीजिए। हाँ जी, देखिए आपको एक चीज़ बताया गया था कि कॉस थीटा जो होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर ये होता है, ये आपको बताया गया था। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। तो ए वेक्टर का जो मॉड आएगा वो आएगा आपका रूट में, अब देखिए ये 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस ये 2 है तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 4 9 4 4 8 8 9 17, तो रूट में 17 आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बी वेक्टर के मॉड की बात करें हम तो ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ये बीच में -1 का स्क्वायर, देखिए जे का यहाँ पे -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा ठीक है, ये 9 और ये 1 का स्क्वायर 1, ये 16, तो ये 10 ये 26 आएगा, तो रूट में 26, क्योंकि 9 1 10 16 26 आएगा। अब इनको उठा के बस यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 17 बटे में मॉड ए की वैल्यू कितनी है √17 इंटू मॉड बी की वैल्यू कितनी है √26, ये आ गया। तो देखिए यही हमारा आंसर है, यानी कि इनके और इनके बीच का कोण जो होगा ना वो ये होगा। आप इसे सॉल्व मत करिए, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे की कहानी हम समझते हैं।
हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमारे बुक्स के अंदर भी दिए गए हैं, और कुछ आगे भी हम थ्योरी पढ़ेंगे। ये तो हमारा केवल बेसिक था। इन चीज़ों को समझ गए तो अब डॉट प्रोडक्ट के द्वारा अगर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, कार्य निकालना होगा, तो आप आसानी से कार्य निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है?